नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। इस शो में रोज आपके लिए वो चुनावी खबरें हम लेकर आते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हम इस शो में आपको इस बात की सटीक जानकारी देते हैं किस कैंप में क्या चल रहा है। तो आज ऐलान जंग शो में क्या कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखना शुरू कर देते हैं। देखिए, शो में आज जो हम आपको दिखाएंगे, आज डिनर, कल कौन विनर, वो जो राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, उम्मीदवार 11, उसका पूरा गणित आपके सामने रखेंगे। आरक्षण को लेकर किस तरीके से आर पार की स्थिति बनी हुई है, ये आज की अगली बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर बीजेपी की चुनावी कैंपेन से जुड़ी हुई, बीजेपी का रथ और बीजेपी की जीत की शपथ। साथ ही आपको यह भी बताएंगे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आ रहे हैं बीजेपी के मोहन, इसके मायने क्या है, और भी सियासत से जुड़ी कई खबरें आपके सामने आज रखेंगे शो में। तो आइए शुरुआत करते हैं राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कल होने वाली वोटिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश में सियासी जोड़तोड़ जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। बीजेपी की 7 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन उसने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। बीजेपी की इस सियासी चाल से समाजवादी पार्टी की एक सीट पर पेंच फंस गया है। यूपी में राज्यसभा की सीट 10, मैदान में कुल उम्मीदवार 11, चुनाव की तारीख 27 फरवरी। कुछ दिनों के बाद देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले मोहरे सेट किए जा रहे हैं। शह और मात के लिए सियासी गुणा गणित का हिसाब किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले यूपी में 27 फरवरी यानी कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको यूपी के राज्यसभा चुनाव की पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उससे पहले नेताओं की डिनर डिप्लोमेसी समझ लीजिए। लखनऊ में आज सीएम योगी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को रात 8 बजे लोक भवन में डिनर के लिए बुलाया है। डिनर का न्योता सहयोगी दलों को भी भेजा गया, जिनमें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आज पार्टी दफ्तर में अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया है। डिनर में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और राज्यसभा चुनाव के तीनों उम्मीदवार और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ तो है नहीं जो चंडीगढ़ की तरह से रिटर्निंग अफसर लोगों के वोट खारिज करके उनको जिता देने का काम करेगा, इसलिए सीधा सीधा मामला है। दूसरे, जब ये सारे वोट दिखा करके दिए जाने हैं, गोपनीय भी नहीं होना है, तो ये भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि किसने दिया किसने नहीं दिया, और कोई बात ही नहीं है। इसलिए सीधा मामला है। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़े किए, तीनों जीतेंगे। आइए अब आपको राज्यसभा का सियासी गणित समझा देते हैं कि आखिर बीजेपी कैसे 8वें उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है। यूपी में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी अगर 8 सीट जीतना चाहती है तो उसे 296 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के 252, अपना दल इसके 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायकों का भी समर्थन मिलने जा रहा है, यानी एनडीए के पास अभी 286 विधायक मौजूद हैं। इस हिसाब से संजय सेठ को चुनाव जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भी इन्हें वोट देंगे, तब भी 8 वोट की जरूरत रहेगी। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि जीत उनकी होने जा रही है। 8 के 8 उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त। सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, इसलिए सहयोगी दलों ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी कह दिया था, अब ऑन कैमरा भी कह दे रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोजन पे बुलाया गया है, तो भोजन 32 वर्ष से वोट देते आ रहे हैं, तो प्रशिक्षित हैं। मतलब आप लोग के सहयोग से माना जाए कि संजय सेठ जो 8वें प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी राज्यसभा सीट पक्की है? भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे, उनकी विजय सुनिश्चित है।
लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। आप किधर हैं? एनडीए के साथ हैं। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना उनकी पत्नी का वोट। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की वजह से समाजवादी पार्टी को अब क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। तीनों उम्मीदवारों की जीत के लिए कुल 111 वोट चाहिए, लेकिन उसके पास कुल 108 विधायक हैं। पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। पल्लवी पटेल पर संशय कायम है। इस हिसाब से तीसरी सीट के लिए पार्टी को 6 वोट की जरूरत है। हालांकि अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए अखिलेश यादव आश्वस्त हैं। साफ कह दिया है कि विधायकों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अब दबाव में एसपी के विधायक आएंगे या फिर एनडीए के, इसके लिए कल के नतीजों का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी और सहयोगी दलों को पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिनसे उनकी राह आसान हो जाएगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। संजय त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से कौन सा खेमा कितना राज्यसभा चुनाव को मैनेज करने में कामयाब होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। संजय, देखिए, जिस तरह की गणित है रोमाना, उससे कांटे की टक्कर है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा कांग्रेस का एक विधायक और बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी जीत की को लेकर के बेहद आश्वस्त हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ कि भीतर आप देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले जो एनडीए के विधायक जिनको बुलाया गया है उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, और इसके बाद में अभी इस वक्त जो है सभी विधायक और सारे मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और किस प्रत्याशी को वोट कितने अलॉट करने हैं उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक यही दावा किया जा रहा है कि सारे के सारे जो जितनी आवश्यक 37 वोटों की ज़रूरत है 8वें प्रत्याशी के लिए, वो आंकड़ा तैयार कर लिया गया है। पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। पत्ते कल सुबह जब वोटिंग होगी राज्यसभा की, चूँकि दिखा करके वोटिंग की जानी है कि किसको वोट दिया गया है, तो उस वक्त सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दावा जो किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक जो दबंग छवि के हैं, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल है इस वक्त। ऐसे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जिनका नंबर नहीं मिल रहा है, किसी के संपर्क में वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किसके संपर्क में है और कल वो क्या करने वाले हैं। तो भाजपा के जो बड़े दावे हैं उनकी तैयारियां अभी हमने आपको दिखाई रोमाना किस तरह की चल रही है। इसमें लोक भवन में गहमा गहमी है और रात 8 बजे कह रहे हैं कि ये दावे सिर्फ दावे मत समझिए आप, इनमें दम नजर आता है। इसी वजह से अभिषेक उपाध्याय का जरा रुख कर लेते हैं। वो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया, जिसको लेकर माना ये जा रहा था कि केंद्र जो है वो दबाव की राजनीति कर रहा है कहीं ना कहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे दोनों कांग्रेस के एमएलए। एबीपी न्यूज से आराधना मिश्रा मोना ने खास बातचीत में कहा है, हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। अगर एसपी के विधायक ईमानदारी से वोट करेंगे तो एसपी तीनों सीट जीत जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना हमारे साथ हैं। मोना जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि राज्यसभा का जो चुनाव अब सामने आ गया है, कांग्रेस की क्या तैयारी? आपके हालांकि 2 विधायक है, लेकिन जो इस समय की सिचुएशन है, एक एक विधायक कीमती नहीं बल्कि बेशकीमती हो चुका है। देखिए, कांग्रेस सिद्धांतों वाली पार्टी है और उस आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट रखा है और हमारा जो वोट है, जो पार्टी का निर्णय भी है कि हम अपने गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जो कांग्रेस का निर्णय है वो हमारे गठबंधन के कैंडिडेट के साथ है। तो हमारे 2 विधायक हैं और हम वो दोनों विधायक हम समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वोट।
तो आइए सीधे अब अभिषेक का रुख करते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को अन्य दलों से नहीं बल्कि खुद अपने विधायक के साथ रह पाएंगे या नहीं, सबसे पहले तो इसी चुनौती को पार पाना होगा। अभिषेक उपाध्याय, यही सबसे बड़ी गुत्थी समाजवादी पार्टी के लिए बना हुआ है मामला। बिल्कुल, और ये बात आराधना मिश्रा मोना ने क्लियर कही भी है रोमाना कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के जो विधायक हैं वो अगर ईमानदारी से वोट देते हैं तो तीनों सीटें जीत लेंगे, हमारे 2 हैं वो साथ देंगे। और मैं एक बात और बताऊं, कांग्रेस ने एक एजेंट के लिए भी कहा है, उनके 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से कहा है कि एक एजेंट हो जाए जिसको कि दिखा करके वो अपना वोट डालें, ताकि कल को ये ना रहे कि वोट नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं वो इस समय लखनऊ में नहीं हैं, वो हमारी जानकारी है दिल्ली में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज रात तक आ जाएंगे, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। जो अभी संजय कह रहे थे, एक विधायक कांग्रेस के जो है वो नॉट रीचेबल हैं, वो विधायक वीरेंद्र चौधरी ही हैं। वो एक बड़ा सवाल है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के विधायक हैं, वो कल यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते हैं तो किधर जाते हैं, वो बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक, जैसे कि राकेश पांडे का नाम ले, जिनके बेटे रितेश बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, वो जमालपुर से विधायक है, उनका क्या जो रुख है वो इंपॉर्टेंट होगा और माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसे ही जो और कुंभा बढ़ाने के मामले में तो पूरी तरीके से फेल ही नजर आई समाजवादी पार्टी, है ना अभिषेक उपाध्याय। मतलब आरएलडी जो है वो साफ तौर पर एनडीए में साथ चली गई। इसके अलावा राजा भैया से जो उम्मीद की जा रही थी वहां से भी झटका समाजवादी पार्टी को लगा। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ने राजा भैया को बाकायदा अप्रोच किया थी, खबर हमने ब्रेक की थी, और परसों हमने ये भी खबर ब्रेक की थी कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाएंगे, और आज राजा भैया ने कंफर्म किया कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे। जबकि अखिलेश यादव ने खुद संपर्क किया था अपने प्रदेश अध्यक्ष के जरिए और तमाम जो है अदावत बुला करके अपील की थी कि वो साथ दें, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। तो आप ठीक कह रही हैं, समाजवादी पार्टी किसी को ऐड नहीं कर पाई है, और जो हैं वो साथ बने रहेंगे कल वोटिंग तक, इसमें भी संशय की स्थिति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश से यूपी आ रहे हैं। मतलब मकसद साफ, यादव वोटर्स पर सेंध लगाई जाए। इस रिपोर्ट से समझिए बीजेपी का यादव प्लान क्या है। ये दिल्ली की चाबी रखने वाले यूपी की राजधानी लखनऊ है, जहां यादव महाकुंभ के जरिए 80 सीट पर जीत का परचम लहराने की तैयारी है। और इसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। 3 मार्च को लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन होगा और इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम का एक संदेश है जो बहुत स्पष्ट है कि यादव समाज को जो मानसिक गुलाम बनाया एक परिवार द्वारा, एक दल विशेष द्वारा, उस मानसिक गुलामी से यादव समाज को बाहर निकालना है। यादव सदा से राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति रहा है, तो यादव समाज को पुनः राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ते हुए श्री कृष्ण जी के झंडे के नीचे लाना है, एकजुट करना है, और जिस परिवार ने मानसिक गुलाम बनाया उस परिवार को वापस उनके गांव भेज देना। यही एकमात्र संदेश होगा इस कार्यक्रम का। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने लखनऊ में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर होर्डिंग लगी है और इसमें यादव महाकुंभ लिखा हुआ है। 3 मार्च को गुड़ौरा मैदान, बिजनौर रोड, लखनऊ। और बड़ी बात यह है कि जो यादव महाकुंभ है इसमें मुख्य अतिथि बनाया गया है मोहन यादव को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। पूरी सीधी कवायद है कि जो यादव वोट है उसको बीजेपी के साथ में जोड़ा जाए, और मोहन यादव इसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। और एक जो बात लिखी है अहम, वो देखिए, श्री रामकृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ, यादव चला मोहन के साथ। ये एक बड़ा एंगल यहाँ देने की कोशिश की है कि उस तरफ जो है वो राम और कृष्ण के विरोधी। जब सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव को बनाया गया था, तभी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा शुरू हो गई थी कि मध्य प्रदेश के मोहन यूपी में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, और इसकी वजह यूपी में यादव का सियासी रसूख, जिस पर अखिलेश की समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है। लेकिन मोहन यादव के जरिए बीजेपी यादव वोट पर विशेष नजर रख रही है। यूपी में 43% आबादी ओबीसी समाज की है। ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा 10% आबादी यादवों की है। 50 सीटों पर ओबीसी प्रभावी हैं, जबकि इनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला यादव ही करते हैं। यूपी में 5 बार यादव समाज का सीएम भी बन चुका है। यूपी में यादव बहुल मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, बदायूं, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, कुशीनगर, लालगंज और संत कबीर नगर यादव बहुल सीटें हैं। जो बीजेपी का दफ्तर है वहीं पर ये
पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। ये एक और हमको तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, बीजेपी का दफ्तर है और यहाँ पर भी हमको वही तस्वीर नज़र आ रही है यादव महाकुंभ की। पूरे लखनऊ में अलग अलग हिस्सों में ये पोस्टर लगाए गए हैं और पूरी कवायद यही है कि मोहन यादव के ज़रिए लोकसभा चुनाव के मौके पर यादव वोटरों को ये संदेश देने के लिए कि जो उनकी असली शुभचिंतक पार्टी है वो पार्टी बीजेपी है। बीजेपी जानती है कि मिशन 80 का टारगेट पूरा करना है तो हर हाल में यादवों को अपने पाले में करना होगा और इसके लिए मौजूदा वक्त में बीजेपी के सबसे बड़े यादव चेहरे को जिम्मेदारी दी गई। आपको महाराष्ट्र लेकर चलेंगे, जहां मराठा आरक्षण को लेकर चल रही जंग अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं मनोज जरांगे। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी जरांगे पर विपक्ष की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप लगा रही है और वहीं कांग्रेस आरोपों की जांच कराने की मांग पर अड़ गई है। आगजनी, हंगामा, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रदर्शन, हाईवे जाम, रास्ते बंद, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का ये नया अध्याय है। मराठा आरक्षण की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे के आदेश के बाद एक बार फिर आरक्षण की लड़ाई तेज हो गई है। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताओं के पुतले फूंके जा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे जाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। बजट सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही विपक्ष आक्रामक भूमिका में है। महाराष्ट्र विधानसभा के सीढ़ियों पर विपक्ष मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को आप देख सकते हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला मराठा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ मराठा समाज को फंसा रही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी सरकार पर लगा रही है। बीते रविवार जालना के अंतरवाली सराटी में भाषण देते हुए मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए थे। जरांगे ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस उनकी हत्या कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने जरांगे को इशारों ही इशारों में विपक्ष का एजेंट बता दिया। जितनी उन्होंने मांग की है ना, सबके ऊपर सरकार काम कर रही है। कुछ डिसीजन ले चुके हैं, 10% आरक्षण ऑलरेडी दे चुके हैं और फिर ये बाकी का काय के लिए चाहिए? फिर मतलब सिर्फ आपको राजनीति करनी है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना है। जहां से स्क्रिप्ट आ रही है उनको अगर खुश करना है ना, तो आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आ जाएगी। पहले उन्होंने कहा कुणबी प्रमाण पत्र दे दो 9 जिले में, वो काम चालू हो गया। फिर से कहा 9 जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में करो, वो भी काम चालू हो गया। इतना अच्छा डिसीजन होने के बाद भी कोई न कोई इशू निकाल के जरांगे पाटिल ये बताना चाहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा सरकार करती है। जरांगे के आरोपों पर विपक्ष को भी बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है और सरकार से मांग की है कि वो जरांगे के आरोपों की सच्चाई जनता को बताए। जरांगे पाटिल के साथ इनका जो मुख्यमंत्री की डायरेक्ट जो बातें चलती थी, क्या बातें हुई, वो मुख्यमंत्री ने जाहिर करना चाहिए और उसी में सब बात छुपी है। इस तरह के आंदोलन को इस तरह का बढ़ावा मिलना और महाराष्ट्र की बदनामी करना ये सरकार ने कराया है, उसके परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार खुद घिरी हुई है।
और उससे भागना चाहती है। और सरकार को हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के शाहू फुले अम्बेडकर विचारों को इन्हें जो मलिन किया है उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। हालांकि दिन भर चले सियासी क्लेश के बीच जरांगे ने 17 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी है। गांव की महिलाओं के हाथों पानी पीकर जरांगे ने अपना अनशन खत्म किया। उनका कहना है कि फिलहाल वो अस्पताल जा रहे हैं, ठीक होने के बाद वो आंदोलन की धार और तेज करेंगे, लेकिन मराठा आंदोलन को हर कीमत पर तब तक जारी रखेंगे जब तक ये मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल पेश होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, केंद्र सरकार गठबंधन छोड़ने का दबाव बना रही है आम आदमी पार्टी पर। मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। केजरीवाल अपने मंत्री और विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। इसके पहले सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह केजरीवाल ने सिसोदिया को याद किया और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया, थैंक यू। आज मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूँगा। आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते। खैर, केजरीवाल ने भले ही सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर सवाल उठाए, लेकिन विरोधियों के सवालों के घेरे में स्वयं केजरीवाल भी हैं, जो उनके ईडी के सामने पेशी से बार बार इनकार पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने उप मुख्यमंत्री के जेल जाने की एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में आपने करोड़ों रुपए खाए हैं, और आज बापू की समाधि पे जाकर अगर आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपको जांच एजेंसी के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को पेशी के लिए आज बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि दबाव बनाने के लिए भेजे गए इस नोटिस के सामने वो बिल्कुल पेश नहीं होंगे। जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे ये साफ है, ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नई साथी बनी कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। भाजपा डरी हुई है, उसका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 200 भी सीट नहीं मिल रही है, उसको पार नहीं करेंगे। तो गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है और हताशा निराशा भाजपा की बढ़ रही है और वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 16 मार्च को है। अब सवाल है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्या ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या फिर 8वां समन भेजकर केजरीवाल को फिर नई तारीख में बुलाएगी? खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर में आज एक
नया इतिहास लिखा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री का उद्घाटन करते नजर आए। इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक ड्रोन और हथियारों का निर्माण होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने कानपुर में करीब 206 हेक्टेयर में बने डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण अदानी समूह ने किया है। साल 2022 में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को इस कॉरिडोर के निर्माण से नई ऊंचाई मिली। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के डिफेंस कॉरिडोर से भेजी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत एक कदम और बढ़ रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन इस बार रक्षा के क्षेत्र में, जहां पर एक के बाद एक असलाहा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से एम्यूनिशन भारत में ही बने, क्योंकि अगर कभी युद्ध हो तो किसी तरह का डिपेंडेंस किसी भी विदेशी यानी किसी भी और देश पर कभी ना हो। ऐसे में डिफेंस कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश के साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है, जहां पर आपको हर तरह के एम्यूनिशन की गोलियां मिल जाएंगी। इसमें अभय से लेके इंसास से लेके अचूक से लेके 9mm से लेके LMG से लेके हर वो हथियार जिसकी ज़रूरत होती है उसका एम्यूनिशन और उसके साथ मिसाइल की भी पूरी तैयारी होगी। उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में अब ड्रोन, हथियार सब बनेंगे। सीएम योगी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की MSME एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में अडानी ग्रुप ने डिफेंस के क्षेत्र में भी अपना कदम बढ़ा दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट जीत अडानी ने इस कॉरिडोर के निर्माण को पीएम मोदी का सपना बताया। तो हमारे लिए और देश के लिए भी ये कॉरिडोर विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, क्योंकि एक तो नंबर 1 की ये जो फैसिलिटी है इज एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड एज यू नो विथ द विजन दैट हमारे पीएम के जो विजन है कि इंडिया को आत्मनिर्भर डिफेंस में कैसे करते हैं, तो ये एक पार्ट है। भारत में ये बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि 2022 के बाद से जैसे ही ये फैसला लिया गया कि आत्मनिर्भर भारत की तैयारी होगी, तो उसी के दौरान अडानी ने डिफेंस एंड एरोस्पेस में स्वरक्षा यानी कि फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड इसकी शुरुआत करते हुए कानपुर में इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में इस फैक्ट्री को लगाया है। इसकी खासियत ये होगी कि करीब 150 मिलियन आपको गोलियां अलग अलग बंदूक से लेकर अलग अलग असलहे की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि वो देश में बन रही हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो देश के लिए बन रही हैं।